हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम देख रहे हैं हम लोग वंशागति का जो आणविक आधार कक्षा अध्याय जो 12 में हम लोग पढ़ रहे थे। अभी तक हम लोग 5 भाग तक पढ़े थे। इन 5 में हम लोग देख रहे थे कि न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, डीएनए क्या होते हैं, डीएनए पे कौन से क्षार पाए जाते हैं, आरएनए पे कौन सा क्षार पाए जाते हैं, इन सभी को हम लोग यहाँ पे देख चुके थे। आज का भाग हमारा होगा कि डीएनए की जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं, यानी कि जो जो डीएनए पे प्रेजेंट थे उन सभी को एक बार हम रिपीट करेंगे। यहाँ पे हमने इरविन चारग्राफ के कुछ नियमों को भी बता दिए थे। तो इरविन चारग्राफ के नियम इन्होंने दिया था कि किस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड आपस में मिले होते हैं। ठीक है, तो इसके साथ आज हम डीएनए की विशेषताएं और यहाँ लेक्चर में कमेंट्स किए थे कि सर फिर से स्ट्रक्चर को बनाइएगा और एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो चलिए हम डीएनए के स्ट्रक्चर को फिर से बना करके एक्सप्लेन हम साथ में कर देंगे। डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है डबल हेलिक्स होता है। वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, हमने पहले ही बताए थे। ये देखिए डीएनए का 3D मॉडल होता है। यहाँ पर जो डीएनए होते हैं कभी भी एक दूसरे से ओवरलैप नहीं रहते। ठीक है, ये बस दक्षिणावर्ती मुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इस प्रकार से कुंडलन इसका होता है जो मुड़ा हुआ होता है। जब ये खुलते हैं तो बिल्कुल सीधा सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। इनके बीच में आपको नाइट्रोजनी क्षार होते हैं अंदर की ओर। ये आपका जो बॉडी बना होता है फॉस्फेट प्लस शुगर से मिलकर बना होता है। ये पूरी बॉडी जो है आपका फॉस्फेट प्लस शुगर का है। फॉस्फेट प्लस शुगर का ये पूरा आप यहाँ से दर्शा सकते हैं। अंदर की ओर आपकी जो होती है नाइट्रोजनी क्षार, देखिए इस प्रकार से आपके नाइट्रोजनी क्षार यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो इनके पास क्या क्या है उन सभी विशेषताओं को हम लोग देखते हैं। ये बीच में नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। जब इनकी कुंडलन खुलती है सीधी दिखती है तो ये सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर इसका दिखाई पड़ता है। और डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं जो होती है प्रति समांतर होती है और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं। यहाँ पर देखिए इनका जो इंड होता है बिल्कुल फ्री इंड होता है, ये भी इंड होता है जो आपका फ्री इंड होता है। यानी कि डीएनए का जो दोनों इंड है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो दोनों इंड है बिल्कुल फ्री होता है। और अगर हम ये बताएं कि इसकी एक जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो फर्स्ट सिराएं है वो 5 प्राइम है, तो इसकी अंतिम जो सिराएं होती है वो कौन सा होता है, 3 प्राइम होता है। ये अगर 3 प्राइम किनारा है तो इसकी अंतिम किनारा क्या होता है, 5 प्राइम होता है। ये कैसे होता है इस बात को भी हम वहाँ पे बताए थे। देखिए, और यही जब खुलेगा तो ये इस प्रकार से दिखाई देता है कि एक श्रृंखला 5 प्राइम 3 प्राइम और ये है 3 प्राइम, तो ये हो जाएगा आपका 5 प्राइम। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर है। चले हम इसको यहाँ पर इस प्रकार से देख लेते हैं। ये आपका न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे अरेंज होंगे। एक न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर के बना होता है। आपका हो जाता है पेंटोज शर्करा, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनी क्षार। अंदर की ओर जो बॉन्ड देख रहे हैं ये आपका बॉन्ड होता है नाइट्रोजनी क्षार का। ठीक है, इस प्रकार से ये बैकबोन याद रखिएगा। ये जो बैकबोन होता है ये बैकबोन किसका बना होता है, आपको फॉस्फेट प्लस शुगर का। ठीक है, ये आपका डीएनए हो गया। ये हो गया इसका बैकबोन। फिर से यहाँ पर हम रिपीट कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। इसका ये हो गया बैकबोन। ठीक है, जिसको बोलते हैं मेरू रज्जू। ये किसका बना होता है, तो ये बना हुआ होता है शुगर प्लस फॉस्फेट, शुगर प्लस फॉस्फेट। इसके बाद देखिए इसकी विशेषताओं में क्या क्या है
ये तो आपने देखा कि इसकी जो बैकबोन होती है वो शुगर प्लस फॉस्फेट की पूरी बनी होती है। एक न्यूक्लियोटाइड में 3 क्रम फास्फोरस ग्रुप, पेंटोज शर्करा और अंदर की ओर नाइट्रोजनस बेस। यहाँ पे जो देख रहे हैं ये बीच बीच में आपके नाइट्रोजनस बेस होते हैं, जिसमें हमने बताया था कि डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, ठीक है ना। 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन होते हैं? एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन एवं गुआनिन। एडेनिन डबल बॉन्ड के साथ किसके साथ जुड़ता है? एडेनिन डबल बॉन्ड के साथ थायमिन के साथ जुड़ता है। साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ गुआनिन के साथ जुड़ता है। आपको नाइट्रोजन समूह जो होते हैं 2 भागों में बटा होता है, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। प्यूरिन के अंतर्गत हमने बताया था कि एडेनिन और गुआनिन आपके आते हैं, और पायरिमिडिन के अंतर्गत थायमिन और साइटोसिन आते हैं डीएनए में, ठीक है। और ये आरएनए होगा तो यूरेसिल और साइटोसिन आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि इन क्षारकों के मध्य क्या होते हैं, जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं ये इस प्रकार से होते हैं। जैसे मानते हैं कि यहाँ पर इस बॉन्ड को हम तोड़ते हैं और यहाँ पे दिखाते हैं कि ये है एडेनिन, ठीक है। तो जब यहाँ पे एडेनिन है तो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है किसके साथ? थायमिन के साथ। अगर मानते हैं कि यहाँ पे थायमिन है तो डबल बॉन्ड के साथ आपको एडेनिन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर मानते हैं कि यहाँ पे साइटोसिन है तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ गुआनिन के साथ बॉन्ड बना रहा है। अगर एक गुआनिन है तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ है, ठीक है। इस प्रकार के क्षारक जो होते हैं पूरे यहाँ तक मौजूद होते हैं। अब बात हुई थी कि ये जो नाइट्रोजनी बेस जो है एक न्यूक्लियोटाइड कब हुआ? तो फॉस्फेट प्लस शुगर और एक नाइट्रोजनी क्षार, ये 3 मिलकर के बन जाता है एक न्यूक्लियोटाइड। कौन कौन? पेंटोज शर्करा, फॉस्फेट ग्रुप, ये शुगर हो गया, ये पेंटोज शर्करा, फॉस्फेट ग्रुप और अंदर की नाइट्रोजनी क्षार, ये तीनों मिलकर के बनता है न्यूक्लियोटाइड। और डीएनए की जो श्रृंखलाएं होती है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला, देखिए 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बना? तो ये न्यूक्लियोटाइड की जब लंबी श्रृंखला बनती चली गई इसे हम लोग कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे जो क्षार हैं इनके न्यूक्लियोटाइड के जो बीच की दूरी होती है, ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होता है 3.4 एंगस्ट्रॉन होता है। ध्यान रखिएगा, इन सारी विशेषताओं में आप यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं, बाकी हम लिखवा भी देंगे। तो 3.4 एंगस्ट्रॉन। अगर मानते हैं कि इनकी व्यास की बात करें, अगर यहाँ पे, ठीक है, इनकी व्यास की बात करें तो ये होता है 20 एंगस्ट्रॉन। आप अगर नैने में चेंज करते हैं तो ये हम कह सकते हैं कि 2 nm 2 नैनोमीटर, ठीक है, 2 nm या 20 एंगस्ट्रॉन, ये आपने देखा। इसके बाद डीएनए में एक जो पूर्ण घुमाव होता है और 10 नॉर्मली आपका 10 का होता है, लेकिन अलग अलग डीएनए की दक्षिणावृत्ति जो घुमाव होता है अलग अलग बेस पर पे होता है। तो हम इसे 10 पे कहते हैं, देखते गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये देखिए यहाँ तक, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी आपको कितना हो जाता है? 34 एंगस्ट्रॉन। 34 एंगस्ट्रॉन कैसे हुआ? तो एक के बीच की दूरी है 3.4, तो 10 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी क्या होगी? 10 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी होगा 3.4 गुने 10, ठीक है। 10 33 10 चौके 40, 30 और 40 का 4 हो जाएगा आपका, तो 30 से 4 34, आप गुणज कर लीजिएगा, ये आपका हो गया 34 एंगस्ट्रॉन। अब ये देखते हैं कि 34 एंगस्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये बोलते हैं एक पीच, ठीक है, एक पीच। और एक बी डीएनए का पूर्ण घुमाव 10 बेस पेयर पर होता है, ठीक है। 10 बेस पेयर पर जो होता है इसके एक पूर्ण घुमाव होता है। इसी प्रकार से घूमती जाती है, ये सीढ़ी रूप में बदलती है। आगे जब हम इसकी प्रतिलिपिकरण बताएंगे तो और आपको डिटेल्स में क्लियर हो जाएंगे। तो ये बात को ध्यान रखिएगा, जो पहले में हमने बताया था, इसको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ये एडेनिन थायमिन के साथ हमेशा जुड़ता है, साइटोसिन गुआनिन के साथ, गुआनिन साइटोसिन के साथ, थायमिन एडेनिन के साथ हमेशा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ये सारे आपके अंदर बाहर का जो बॉडी होता है फॉस्फेट प्लस शुगर से मिलकर के बना होता है, और अंदर के क्या होते हैं? नाइट्रोजनिक समूह होते हैं।
आप जितने डिटेल एक्सप्लेन इसको करना है, जितने अच्छे से पढ़िएगा उतनी अच्छे से आप जानकारी प्राप्त करा सकते हैं। समझ गए। 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉन, 10 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी आपको कितना हो जाएगा 34 एंगस्ट्रॉन, क्योंकि 3.4 × 10 34 हो जाएगा आपका। 34 एंगस्ट्रॉन को हम क्या कह सकते हैं, एक पीच कहते हैं, ठीक है। यानी कि 10 नाइट्रोजनी बेस पेयर के बीच की दूरी कितना हो गया आपको, एक पीच। चलिए अब हम इसको कुछ पॉइंट जो है आइए हम नेक्स्ट स्लाइड पे लेकर चलते हैं और आपको यहाँ पे हम कुछ इसके बारे में विशेषताएं लिखवाते हैं। तो यहाँ पे कुछ विशेषताएं लिखी हुई है, ध्यान से देखिएगा इस स्ट्रक्चर को, ठीक है। थोड़ी सी धुंधली दिखती है छोटे वर्ड के कारण, देखिएगा। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ, साइटोसिन गुआनिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, हम पहले भी बता चुके हैं। इनके दोनों सिराएं फ्री होते हैं, एक सिराएं 5 प्राइम तो इसका अगला सिराएं 3 प्राइम होते हैं। क्यों होते हैं, इनके 5 प्राइम पे आपके फॉस्फेट समूह जो होते हैं मौजूद होते हैं और 3 प्राइम पे क्या होते हैं, हाइड्रोक्सिल समूह OH प्रेजेंट होता है। ये आपका 3 प्राइम किनारा है, याद रखिएगा 3 प्राइम किनारा में हाइड्रोक्सिल समूह प्रेजेंट होता है, जबकि 5 प्राइम किनारा में आपका क्या होता है, फॉस्फेट समूह प्रेजेंट होता है। तो यही विशेषताएं यहाँ पर भी लिखी हुई है। देखिए डीएनए अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। देखिए एक श्रृंखला, 2 श्रृंखलाएं हैं, ठीक है। डीएनए अणु के 2 श्रृंखलाएं, एक श्रृंखला 2 श्रृंखलाएं हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बना, न्यूक्लियोटाइड के लंबे समूहों से। इसके बाद क्या आता है कि जिसके आधार यानी जो बेस होते हैं, ये देखिए जो बेस है, जो आधार है वो आपको शर्करा एवं फॉस्फेट अणुओं से मिलकर बने होते हैं। यानी कि जो डीएनए का जो ब्याज, जो आधार होता है, जो बैकबोन होता है, वो बना होता है पेंटोज, शर्करा और शुगर से मिलकर के, ठीक है, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, थोड़ा कम दिखे, हम बोल दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं प्रति समांतर होती है। यानी कि प्रति समांतर करने का मतलब एंटी पैरेलल होती है। दोनों श्रृंखलाएं देखिए एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होती है। बिल्कुल इस प्रकार से हमने बताया था ना कि जब इसको खोलते हैं सीढ़ी को, जब डीएनए को खोलेंगे तो इस सीढ़ी नुमा इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। फिर कहती है तीसरा में कि डीएनए का एक श्रृंखला 5 प्राइम तो दूसरा, इसका दूसरा जो किनारा होगा वो 3 प्राइम दिशा में होगा, ठीक है। एक किनारा देखिए 5 प्राइम है तो इसका दूसरी जो किनारा आएगा वो कौन सा होगा, 3 प्राइम होगा। अगर एक किनारा 3 प्राइम है तो इसका अगला किनारा क्या होगा, 5 प्राइम होगा। ये हमेशा आपको बनेगा, इसमें कहीं भी चेंजेज आपके नहीं होंगे। ये दोनों स्ट्रैंड आपको जनक का स्ट्रैंड होते हैं, पेरेंट का स्ट्रैंड होते हैं। तो इसमें लिखा तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में, तो दूसरी श्रृंखला जो होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम दिशा में आपका बनता है। इसके बाद कहते हैं कि डीएनए अणु का कुंडलीकरण दक्षिणावृत्ति होने के कारण, ठीक है, डीएनए अणु का कुंडलीकरण दक्षिणावृत्ति होने के कारण इसे बीडीएनए भी कहते हैं। यानी दक्षिणावृत्ति होने के कारण इसका एक और नाम है बीडीएनए। नेक्स्ट है आपका कि डीएनए का एक स्ट्रैंड प्यूरिन हमेशा दूसरी स्ट्रैंड पायरिमिडिन के साथ जुड़ा होता है। देखिए डीएनए का जो एक स्ट्रैंड है ये आपका प्यूरिन का होता है, तो दूसरी तरफ पायरिमिडिन होगा। अगर इस तरफ प्यूरिन तो इस तरफ पायरिमिडिन। जैसे आपको देखिए प्यूरिन्स के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं क्षार, एडेनिन और गुआनिन। पायरिमिडिन्स के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं क्षार, पायरिमिडिन्स के अंतर्गत आएंगे थायमिन और साइटोसिन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एडेनिन किसके साथ जुड़ा हुआ है, थायमिन के साथ। तो एडेनिन का कौन सा समूह हो गया, प्यूरिन का। देखिए एडेनिन आपको किसका समूह हो गया, प्यूरिन्स का। थायमिन किसका समूह हो गया, पायरिमिडिन्स का। तो ये कहता है कि हमेशा अगर मानते हैं इस तरफ आपको देखिए सी है यानी कि पायरिमिडिन है, तो अगला इसका कौन सा हो जाएगा, प्यूरिन्स हो जाएगा। यानी कि एक तरफ प्यूरिन होगा तो हमेशा दूसरी तरफ कौन सा स्ट्रैंड होगा, पायरिमिडिन्स। नेक्स्ट है आपका डीएनए का व्यास ऊपर से नीचे एक समान के बराबर होता है। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना भी स्ट्रैंड होता है बिल्कुल एक समान, इसकी बीच की दूरी जो होती है एक समान होती है। कितना एंगस्ट्रॉन, 20 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है दोनों स्ट्रैंड की दूरी कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉन के बराबर होता है। और डीएनए अणु में
एक पूर्ण घुमाव जो होता है, डीएनए अणु का एक जो पूर्ण घुमाव होता है 34 एंगस्ट्रॉन पर होता है, जिसमें न्यूक्लियोटाइड के 10 जोड़े मौजूद होते हैं। ठीक है, एक जो घुमाव होगा वो 10 पेयर पे होगा, जिसमें 10 न्यूक्लियोटाइड के जोड़े मौजूद होंगे। ए हो गया आपका एक जोड़ा, ए हो गया 2 जोड़ा, 3 जोड़ा। ठीक है, इस प्रकार से। और 34 में आपका जो होता है कि 10 जोड़े आते हैं। ठीक है, 34 एंगस्ट्रॉन पे। तो ये एक पूर्ण घुमाव होता है, इसे हम एक पिच के नाम से भी जानते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स संरचना वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। यहाँ पे ये सारी विशेषताएं आप इसको लिख लीजिए। एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ जुड़ता है, ये सारी चीज़ को आप लिख सकते हैं। इसका 5' किनारा 3' किनारा वो लिख सकते हैं। ये डीएनए का कंप्लीट आपका स्ट्रक्चर है। आगे चल के हम डीएनए से डीएनए का बनना बताएंगे, डीएनए का प्रतिकृति बताएंगे, डीएनए से नया निर्माण कैसे होगा, डीएनए से आरएनए कैसे बनेगा, वे सारी चीज़ों को हम यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। अब इसके बाद हम ये देखेंगे आगे चल करके कि कुछ डीएनए अलग अलग प्रकार के डीएनए होते हैं, कौन कौन से डीएनए का फॉर्म होते हैं।